हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का सेकंड लेक्चर और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ माइटोसिस। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने बात की थी किसकी, इंटरफेस की, है ना। सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन हमने समझा था, इंटरफेस हमने समझा था और इंटरफेस में मैंने आपको तीन सब फेजेस पढ़ाए थे, G1, S और G2। ठीक है। जीवन के अंदर एक क्विसेंट स्टेज भी बताई थी जिसमें जो डिवीजन सेल साइकिल से बाहर चली जाती हैं सेल, यानी कि जिन सेल्स को डिवाइड नहीं करना है, जैसे नर्व सेल्स हैं या मैच्योर हार्ट सेल्स हैं, वो एंट्री ले जाती थी। अब आज माइटोसिस वाला फेज स्टार्ट करेंगे, यानी कि इंटरफेज के बाद वाला एम फेज स्टार्ट करेंगे। माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे आज की क्लास में, माइटोसिस कवर करेंगे। माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले पहली चीज, अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले तो वो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, माइटोसिस की मैं बात कर रही थी, लेकिन माइटोसिस पढ़ाने से पहले हम माइटोसिस पढ़ेंगे एंड इंटरफेस के बाद एमफेस पढ़ेंगे माइटोसिस, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको पढ़ा देती हूँ, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। माइटोसिस और मियोसिस पढ़ने से पहले दिमाग में ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि इस सेल साइकिल को, इस सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाला भी कुछ है सेल में। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया, आप खुद ही इमेजिन करो, अगर सेल डिवीजन को बेटा कंट्रोल ना किया जाए तो क्या हो सकता है बॉडी में। मतलब क्या कोई सेल लगातार डिवाइड करे जा रही है तो क्या हो जाएगा, ट्यूमर्स बन जाएंगे, कैंसरस सेल बन जाएंगी, बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगेगी। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें बॉडी में कंडीशंस क्रिएट ना हो, इसके लिए बॉडी ने, नेचर ने क्या बनाए हुए हैं, सेल साइकिल में कुछ चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है। वो जो चेक पॉइंट्स है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप ऐसे समझ के चलो कि समाज में, हमारे सोसाइटी में अगर कोई असामाजिक तत्व, जैसे कोई चोर बन जाता है बच्चा, पहले बचपन में चोरी करी, पेंसिल चुराई, धीरे धीरे वो बड़ा चोर बन गया, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया हुआ है सिस्टम ने, एक एक पुलिस हमारे पास प्रेजेंट है, वो उसको अरेस्ट करेगी, है ना। अगर वो बच्चा कुछ गलती कर रहा है, तो कोई पर्सन है वो कुछ गलत कर रहा है, तो सिमिलरली कि ऐसे ही सेल में अगर कोई सेल डिवीजन के समय कुछ गलती करके आ गई है, यानी कि उसमें कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, सपोज डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, कि एडेनिन की जगह एडेनिन के साथ थाइमिन ना पेयर करके साइटोसिन पेयर कर गया, या कुछ और गलती हो गई, कोई अमाइनो एसिड गलत जुड़ गया, कोई प्रोटीन की फोल्डिंग गलत हो गई, कोई एंजाइम गलत बन गया, या कुछ बना ही नहीं, कुछ सेल बनाना ही भूल गई, ये सब गलतियां होना बहुत नॉर्मल है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको सेल को डिवाइड होके एक से दो ना बन जाए, ये गलती वाली सेल दो ना क्रिएट हो जाए, इसलिए सेल को क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है उस गलती वाली स्टेज पर ही। कहां अरेस्ट किया जाता है, देखो समझो। कल मैंने आपको एक सेल साइकिल का डायग्राम बना के समझाया था कि इंटरफेस क्या होता है, एम फेज क्या होता है, G1, S, G2, उसी में जीवन के अंदर क्विसेंट स्टेज भी आपको समझाई थी। अब ये जो चेक पॉइंट्स हैं, है ना, ये जो पुलिस चौकी के जैसी ठिकाने हैं जहां अरेस्ट किया जा रहा है, सेल को रोक लिया जा रहा है, सेल साइकिल में से पकड़ के बाहर निकाल दिया जा रहा है कि सेल वापस से पूरी डिवाइड ना हो, तो सेल बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स, कैंसरस सेल्स क्रिएट ना हो, इस कंडीशन से बचने के लिए चेक पॉइंट्स हैं। वो कहां कहां प्रेजेंट है उनकी बात करते हैं। देखो, पहले मैं सेल साइकिल ड्रॉ करती हूँ, एक रफ सा डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम कल इसको बेटा समझ ही चुके हैं। ओके, एक काम करती हूँ, मैं खुद ही ड्रॉ कर देती हूँ एक सर्कल। ठीक है, एक बन गया, एक हम खुद बना लेते हैं हाथ से। सपोज ये मैंने बना दिया बेटा, इसके अंदर G1, G1 फेज, इसके बाद ये सपोज S फेज, दिस इज G2, और ये है सपोज पूरा का पूरा, इतना बड़ा नहीं होता है एम फेज, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये सपोज G2 और ये है पूरा एम फेज। क्लियर, यानी कि ये स्टेज है एक्चुअल सेल डिवीजन वाली, और ये है पूरा का पूरा क्या, इंटरफेज, दिस इज इंटरफेज। ठीक है, ये है पूरा इंटरफेस, और इसी इंटरफेस में मैंने G1 के अंदर ही आपको एक G0 स्टेज भी बताई थी। वो सेल जो सेल साइकिल नहीं फॉलो करेंगी, वो कहां चली जाएंगी, G0 में चली जाएंगी। अब देखो, ये जो चेक पॉइंट्स है ना, जो मेन पॉइंट है उसकी बात करते हैं, वो कहां कहां होते हैं। देखो बच्चा, एक तो एक चीज समझो, सेल के अंदर, सेल साइकिल के दौरान
नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स। ये टॉपिक आप अपने मास्टर्स तक पढ़ते जाओगे, मतलब एमबीबीएस में भी पढ़ोगे और उसके बाद भी पढ़ोगे। ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। आपके लेवल पर अपने को सिर्फ 2 चेक पॉइंट्स की बात करनी है जो मेजर चेक पॉइंट होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं, सेल हर स्टेप पर चेक करती है, कोई गलती तो नहीं हो रही। आपको सिर्फ 2 चेक पॉइंट याद रखने। कौन से 2 चेक पॉइंट्स हैं? उन्हें हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कह देते हैं, चेक पॉइंट या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। पहला चेक पॉइंट होता है जब सेल एंट्री लेती है G1 से S में, पहला चेक पॉइंट। और दूसरा जो अपने को याद रखना है वो है कि जब सेल G2 से एंट्री ले रही है, कहां? M फेज में। देखो समझो बच्चे, देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही तो वो 2 मेन जगह हैं जहां पर सबसे इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान रखना है। देखो G0 में अगर सेल जा रही है, कौन सी सेल जा रही है? जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट डिवाइड नहीं होना चाह रही। सपोज उसे जरूरत लग रही है कि वो डिवाइड होना चाहती है, तो वो वापस एंट्री ले रही है किसमें? G1 में। तो G1 के अंदर वो अपना सेल साइज बढ़ा रही है, प्रोटीन्स बढ़ा रही है, आरएनए बढ़ा रही है, ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट कर रही है। तो यही सेल डिसाइड कर रही है कि उसे सेल डिवीजन में जाना है या नहीं जाना, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। भाई एक बार डीएनए डबल हो गया, उसके बाद तो सेल साइकिल फॉलो ही करनी पड़ेगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक मेजर स्टेप है सेल साइकिल में, तो यही उसे रोक लिया जाए। अगर मान लो सेल में कुछ गड़बड़ है ना, उस सेल में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, तो उसे डीएनए रेप्लिकेट ही मत करने दो ना, क्योंकि रेप्लिकेशन बेटा एक एक्टिव प्रोसेस है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला चेक पॉइंट जो होता है ना, वो यही वाला होता है, जिसे नाम भी यही है इसका, G1 to S चेक पॉइंट। ठीक है, मैं उधर भी लिख दूंगी थ्योरी में। ये पहला चेक पॉइंट हो गया G1 to S चेक पॉइंट। और बेटा ये मेजर चेक पॉइंट है, काफी बड़ा चेक पॉइंट है ये, ठीक है। यही सेल जिसको अगर कुछ गड़बड़ है तो यही रोक दिया जाएगा। दूसरा सेल अगर मान लो डीएनए भी रेप्लिकेट कर गई, अब G2 में आ गई, ठीक है, ऑर्गेनल्स जो बचे कुछ थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और क्लोरोप्लास्ट वगैरह, वो भी डबल कर लिए, ट्यूबुलेंस भी बना ली, लेकिन अभी भी समय है, अभी भी समय है कि उसको डिवाइड होने से बचा लो, 2 में डिवाइड होने से बचा लो। यानी कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेजर चेक पॉइंट लगता है वो G2 to M में, कि इंटरफेस से M फेज में एंट्री ही मत लेने दो। तो सेकंड जो चेक पॉइंट लगेगा वो कौन सा लगेगा? G2 to M चेक पॉइंट लगेगा। 2 चेक पॉइंट्स जो है वो मेजर हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब देखो ये जो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल है ना, ये 2 चेक पॉइंट्स के थ्रू हो रहा है, बेसिकली चेक पॉइंट्स के थ्रू हो रहा है ना, हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कह रहे हैं। ये चेक पॉइंट्स में हो क्या रहा है, किया क्या जा रहा है? मतलब कोई, जैसे मैंने बताया, कोई पुलिस वाले अंकल नहीं बैठे हुए हैं पकड़ने के लिए कि कोई चोर आ गया उसको। यहाँ क्या है, यहाँ आप ऐसे समझ के चलो, देखो कोई भी सेल कुछ भी काम करती है तो एंजाइम्स के थ्रू करती है, प्रोटीन्स के थ्रू करती है। तो इन चेक पॉइंट्स में भी वही प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? यहाँ ना एक साइक्लिन नाम की प्रोटीन होती है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। कौन सी प्रोटीन है? साइक्लिन, है ना, साइक्लिन नाम की प्रोटीन होती है। और वो जो प्रोटीन है ना, उसके साथ एक और एंजाइम भी काम करता है। क्योंकि वो साइक्लिन प्रोटीन के साथ काम कर रहा है तो उसका नाम भी साइक्लिन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ठीक है, 2 चीजें अपने को याद रखनी है कि चेक पॉइंट्स, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल किसकी हेल्प से हो पा रहा है? रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल हो रहा है सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस की मदद से, एंड साइक्लिन प्रोटीन के मदद से। और ये साइक्लिन और सीडीके, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज कर क्या रहे हैं? वो कंट्रोल कर रहे हैं, चेक पॉइंट्स हैं वो एक्चुअल में, वो सेल को अरेस्ट कर लेते हैं अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो मैं इसको लिखना स्टार्ट करती हूँ। आपको लिखते समय और भी चीजें क्लियर होंगी कि रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में क्या हो रहा है कि सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाई, देखिए, सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाई 2 मेजर चेक पॉइंट्स, 2 मेजर चेक पॉइंट्स। ब्रैकेट में लिख लो बेटा, इनको रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कह देते हैं, एक ही बात है। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट कह दो, चेक पॉइंट कह दो। रेस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है, सेल साइकिल में एंट्री नहीं दी जा रही। ठीक है, तो 2 मेजर चेक पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू सेल साइकिल को कंट्रोल किया जा रहा है। पहले चेक पॉइंट का नाम क्या है? G1 to S चेक पॉइंट, ठीक है, और दूसरा वाले का नाम क्या है? G2 to M चेक पॉइंट। ठीक है बेटा, अच्छा, मैंने जैसा तुम्हें बताया कि और भी बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट दूर दूर तक नहीं है, आपको बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी मेजर और माइनर करके पूछ लेते हैं। हालांकि ये दोनों ही बहुत बड़े चेक पॉइंट्स हैं, बट फिर भी G1 to S वाला जो है इसे मेजर चेक पॉइंट माना जाता है। इसके कंपैरिजन में ये माइनर है। एक्चुअल में ये बहुत छोटा चेक पॉइंट नहीं है, ये भी बहुत बड़ा चेक पॉइंट है, बट कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में ये माइनर है।
क्लियर। अब इन चेक पॉइंट्स में हो क्या रहा है, मतलब किसके थ्रू ये चेक पॉइंट्स काम कर रहे हैं, कौन है जो इनमें अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो इन चेक पॉइंट्स में कौन काम कर रहा है, सीडीके और साइक्लिन प्रोटीन। ठीक है, तो लिखिए अगला पॉइंट, this regulation is controlled by साइक्लिन प्रोटीन्स। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है बेटा, साइक्लिन प्रोटीन्स एंड सीडीकेस। ये सीडीके क्या है, फुल फॉर्म लिख लो, सीडीकेस साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस। बेटा तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने बायोमोलिक्यूल का थोड़ा आइडिया है, काइनेज वो एंजाइम होते हैं। पहली बात तो एज जहां लगा है ना वो एंजाइम है, एज एंजाइम्स का सरनेम जैसा है। प्रोटीन एंजाइम्स प्रोटीनेसियस नेचर के होते हैं। काइनेज मतलब एनर्जी का यूज करके, एक्टिव प्रोसेस है ये, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल एक एक्टिव प्रोसेस है। एनर्जी का यूज करके सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो होते हैं वो साइक्लिन प्रोटीन के साथ मिलके सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अगर सेल में कुछ गड़बड़ी आ रही है तो उसे सेल डिवीजन में नहीं भेजा जाता, उसे रोक लिया जाता है। ठीक है, बस इतना सा ही छोटा सा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। आपको मोटा मोटा इसमें क्या याद रखना है, एक बार ब्रीफ कर देती हूँ कि पहली बात तो सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को रेगुलेट किया जाता है। कौन रेगुलेट कर रहा है, चेक पॉइंट्स। कौन से चेक पॉइंट, G1 to S और G2 to M। क्लियर। अब इन चेक पॉइंट्स में कौन है जो काम कर रहा है, दो, सीडीके और साइक्लिन प्रोटीन। ठीक है, कर क्या रहा है ये सारा सिस्टम, ये सिस्टम ये कर रहा है कि अगर सेल में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे सेल डिवीजन में मत भेजो, उसे अरेस्ट कर लो, रोक लो। कहां अरेस्ट कर लेंगे, या तो इस स्टेज पर अरेस्टिंग हो जाएगी या तो इस स्टेज पर अरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। अब मूव करते हैं इंटरफेज के बाद सेल साइकिल के दूसरे फेज में, यानी कि एम फेज में। क्लियर बच्चे, एम फेज में एंट्री लेते हैं। लेकिन अब मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं आपको एक छोटी सी बात और बिना बताए रह जाऊं, इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में समझाऊंगी तो थोड़ा माइटोसिस समझने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए पहले समझाऊंगी उसको। तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल सबका क्लियर हुआ, इसको नोट कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो अपने अकॉर्डिंग। चलिए, तो देखो एक छोटा सा टॉपिक और समझाती हूँ माइटोसिस समझाने से पहले। वो छोटा सा टॉपिक क्या है कि न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो चेंज हुआ ना, जिसकी वजह से सेल डिवाइड कर रही है, उस रेशियो में एक्चुअल में जब सेल डिवाइड कर रही है तो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, और उस डीएनए को वो सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रही है, चाहे वो माइटोसिस के थ्रू कर रही है चाहे वो मियोसिस के थ्रू कर रही है। अब वो रिडक्शनल और इक्वेशनल डिवीजन में जब सेल जा रही है तो कैसे क्रोमोसोम नंबर, जितने अगर माइटोसिस है तो जितना पेरेंट सेल थी उतने डॉटर सेल में रह जा रहे हैं, या मियोसिस है तो हाफ कैसे हो जा रहे हैं, तो समझते हैं उसको। ठीक है, चलो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रही हूँ बेटा। ये वाला जो एक फ्लो चार्ट में पढ़ाने जा रही हूँ ना, इस एक सिंगल फ्लो चार्ट से, फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ाऊंगी, एक सिंगल फ्लो चार्ट से आप देखना आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपका पूरा कंसेप्ट माइटोसिस मियोसिस का क्लियर हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो, मैंने तुम्हें बताया कि सेल साइकिल में दो फेज है, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज दो टाइप का हो सकता है, माइटोसिस और मियोसिस। चलिए लिखते हैं। तो देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ सेल साइकिल की, तो मुझे पता है बेटा कि सेल साइकिल के अंदर ना दो फेज हैं। फर्स्ट फेज का नाम क्या है, इंटरफेज, और मुझे पता है कि इस इंटरफेज में तीन सब फेजेस हैं। पहले फेज का नाम था G1, दूसरे फेज का नाम था S फेज, और तीसरे फेज का नाम था बेटा G2 फेज। ठीक है, यही तो थे। अच्छा, नॉर्मली हमारे बॉडी की सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स, बस वो जो स्पर्मेटिड्स या एग सेल्स हैं उनको हटा दो, वो तो फिर सेल डिवीजन में जाएंगी भी नहीं, वो तो फर्टिलाइजेशन में जाती है। नॉर्मली वी आर डिप्लॉइड्स। एक डिप्लॉइड सेल के एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज सेल डिवीजन में अगर सेल को डिवाइड करना है, ये कोई एक डिप्लॉइड सेल हमने ली, ठीक है बेटा, कोई एक डिप्लॉइड सेल ली, और डिप्लॉइड सेल मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, डबल दो सेट है ना। मैंने बताया जैसे ही 5 उंगलियां एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ये भी हो गया, तो 2n हो गई कंडीशन। और देखो, दो टर्म होते हैं 2n और एक टर्म होता है 2c। अब n क्या है, वेयर n इक्वल्स टू, आप लिख लो n मतलब क्रोमोसोम नंबर। ठीक है बेटा, n क्या है यहां पर, क्रोमोसोम का नंबर, और c क्या है, डीएनए कंटेंट।
सी है डीएनए कंटेंट। अब कोई नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है, मैंने कहा कि ये एक फिंगर जो है ना वो क्या है, एक क्रोमोसोम है। 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके अंदर जो डीएनए है ना, इसके अंदर जो डीएनए है वो क्या हो गया, सी। क्लियर, सी। तो एन हो गया क्रोमोसोम नंबर, और उस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए वो क्या हो गया, सी। तो अगर मैं कह रही हूं 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो हमारे पास डीएनए के भी कितने सेट हैं, 2, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक एक डीएनए है, ऐसे मान के चलो, वो 2n/2c। तो ये जो डिप्लॉयड सेल है, सपोज ये गई किसमें, सेल डिवीजन में। और बेटा अगर ये सेल डिवीजन में जाएगी तो इसको क्या फॉलो करनी पड़ेगी, क्या फॉलो करनी पड़ेगी, सेल साइकिल। सेल साइकिल में जाएगी तो ये पहला फेज फॉलो करेगी, और पहले फेज का नाम क्या है, इंटरफेज। फर्स्ट फेज को ये फॉलो करेगी जिसका नाम क्या है, इंटरफेज, जिसके अंदर G1S और G2 स्टेसिस है। देखो ये सेल इंटरफेज में गई और इसकी कंडीशन क्या थी, 2n/2c। नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है ना, कैसी सेल है, नॉर्मल डिप्लॉयड सेल। देन अब ये जो नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है, ये जीवन में जब तक है तब तक इसका जेनेटिक कंटेंट कैसा रहने वाला है, 2n/2c। लेकिन जैसे ये किसमें एंट्री ली, इसने जीवन से इसने एंट्री ले ली बेटा एस फेज में। तो अपने को याद होगा, मैंने कल ही पढ़ाया आपको, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो डीएनए क्या हो गया यहाँ पर, डबल। ध्यान देना, सिर्फ डीएनए डबल हुआ है, क्रोमोसोम्स डबल नहीं हुए। क्रोमोसोम 46 ही है, डीएनए सिर्फ डबल हुआ है। देखो और सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये एक पेन है, और पेन को मैं कंपेयर कर रही हूँ क्रोमोसोम से। क्लियर, पेन है एक क्रोमोसोम, इस पेन के अंदर की जो रिफिल है ना, सपोज दैट इज डीएनए कंटेंट। तो एक पेन है, पेन के अंदर एक रिफिल है। क्लियर, ये दूसरा पेन है, दूसरे पेन में एक दूसरी रिफिल है। तो 2n/2c। क्लियर, अब डीएनए डबल हो गया, तो क्रोमोसोम नंबर तो अभी भी 2 है, बट सपोज ये जो रिफिल है ना, वो एक पेन के अंदर अभी कितनी रिफिल हो गई, 2। एक पेन के अंदर कितनी रिफिल आ गई, 2। तो डीएनए डबल हुआ है, क्रोमोसोम नंबर नहीं। ये कुछ इस तरीके से समझो कि ये एक क्रोमोसोम था, इसके अंदर एक डीएनए था, अभी क्या हो गया, डीएनए की 2 कॉपी हो गई, क्रोमोसोम उतना है, क्रोमोसोम उतना ही है। तो यहां डीएनए रेप्लिकेशन क्योंकि हो चुका है, तो 2n तो 2n ही रहा, क्रोमोसोम नंबर तो उतने ही रहे, बट ये जो डीएनए है ये क्या हो गया, 2c की जगह 4c। आई बात समझ में, 2c की जगह 4c। कैसे, मैंने समझा दिया। देखो कि ये अगर मान लो एक पहले डीएनए था, एक क्रोमोसोम था, सपोज ये एक क्रोमोसोम था और इसके अंदर ये एक डीएनए था, एक डीएनए था। तो अभी इस कंडीशन में क्या हो चुका है कि एक क्रोमोसोम के अंदर कितने डीएनए हो गए हैं, 2। तो क्रोमोसोम नंबर उतने ही है, 46 है। अगर मान लो ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम नंबर 46 है, बट डीएनए क्या हो चुका है बच्चे, उसके अंदर डबल हो चुका है। क्लियर, ऐसी कंडीशन हो चुकी है। तो यहाँ कंडीशन क्या है, 2n/4c। अब एस से ये किसमें एंट्री लेने वाला है, G2 में। तो G2 के अंदर भी कौन सी कंडीशन पहुंचने वाली है, 2n/4c। भाई सेल रेप्लिकेट करके डीएनए तभी आगे मूव कर रही है, तो यहां भी कौन सी कंडीशन है बेटा, 2n/4c। कोई दिक्कत नहीं यहां तक क्लियर है। ये 4c क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन अकरिंग इन एस फेज। अब देखो आफ्टर इंटरफेज, इंटरफेज कंप्लीट हो गया कहां, G2 फेज में। G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया। G2 के बाद अब सेल कहां एंट्री लेने वाली है बेटा, M फेज में। सपोज M फेज में जब वो एंट्री ले रही है तो मैं दोनों कंडीशन समझाऊंगी। पहले हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की। अब ये देखो G2 से सेल ने एंट्री ली किस में, M फेज में। ठीक है, अब हमें पता है कि M फेज जो है ना वो अगेन 2 टाइप का हो सकता है। M फेज अगेन 2 टाइप का हो सकता है M फेज कैसा हो, माइटोसिस के थ्रू परफॉर्म हो रहा हो, और हो सकता है M फेज किसके थ्रू परफॉर्म हो रहा हो बेटा, मियोसिस के थ्रू परफॉर्म हो रहा हो। अब इतनी बात तो तुम 9th क्लास से जानते हो कि माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को हम कह देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ये तो सबको याद होगा। चलो मैं लिख भी देती हूँ ब्रैकेट में, माइटोसिस कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है, और मियोसिस बेटा कैसा डिवीजन है, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन। अब क्या इक्वेशनल और क्या रिडक्शनल, क्या कम हो रहा है और क्या इक्वल रह रहा है उसकी बात करो। तो क्या कम हो रहा है और क्या इक्वल रह रहा है, वो है क्रोमोसोम का नंबर। माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम नंबर, जितना डीएनए पेरेंट सेल में होता है उतना ही डॉटर सेल में रहता है। सपोज पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम थे तो डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे, क्योंकि पेरेंट सेल और डॉटर सेल का क्रोमोसोम कंटेंट और डीएनए कंटेंट सेम है, इक्वल है, इसीलिए माइटोसिस को अपन कह देते हैं इक्वेशनल डिवीजन।
क्लियर। मियोसिस में क्या हो जाता है कि जो पेरेंट सेल थी उसमें जो क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट था दैट गेट रिड्यूस टू हाफ, आधा हो जाता है। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे तो डॉटर सेल में कितने रह जाने वाले हैं, 23। तो क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आधे होकर, बेटा जब क्रोमोसोम ही आधे हो गए तो ऑब्वियसली डीएनए भी आधा हो गया। भाई मैंने कहा पेन है, पेन क्रोमोसोम में, रिफिल क्या है उसके अंदर, डीएनए। तो जब मैंने पेन ही इधर पहुंचा दिया एक डॉटर सेल में, दो में से एक इधर गया एक इधर गया, तो उसके अंदर की रिफिल भी तो पास हो गई ना, तो डीएनए भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। अब देखो माइटोसिस में सपोज ये सेल एंट्री ले रही है, एक एक करके दोनों केस समझते हैं कि G2 से सेल किस में एंट्री ले रही है बेटा, माइटोसिस में। अब देखो ये सेल इधर आई 2n/4c थी, कोई दिक्कत नहीं, इंटरफेस से आई है 2n/4c, ये किस में गई, माइटोसिस में। सिंपली आप ये समझो माइटोसिस में हमें पता है एक सेल से कितनी सेल बनती है बेटा, 2। ये बात तो सबको क्लियर होगी, नहीं पता है तो तुम्हारी गलती है, 8th 9th 10th क्लासेस में पढ़ाते हुए आते हैं, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती है, मियोसिस में एक सेल से 4 बनती है, एकदम समझ लो इसको। अब माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती है बेटा, तो मैंने ये 2 सेल बना दी, एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 डॉटर सेल बन गई। ये क्या है, मैं लिख भी देती हूँ, 2 डॉटर सेल्स। क्लियर, 2 डॉटर सेल्स। अब इस 2 डॉटर सेल्स में क्या डिवाइड होगा, इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर बेटा उतने के ही उतने रहेंगे। और ये जो 4c है ये एक्चुअल में डिवाइड हो जाएगा, डीएनए एक्चुअल में डिवाइड होगा, यानी कि 2n/2c ये सेल्स हो जाएंगी, 2n/2c सेल्स हो जाएंगी। क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि मैम ऐसा कैसे हो रहा है, 2n का 2n कैसे रह जा रहा है। इस चीज को समझेंगे हम अभी जब मैं माइटोसिस की डिटेल्ड प्रोसेस पढ़ाऊंगी। मैं आपको उसमें बताऊंगी कि जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा ना मेटाफेज के दौरान और एनाफेज में जब वो अलग अलग होगा, तो जो डॉट जिन्हें हम क्रोमोसोम की क्रोमेटिड कह रहे हैं, नेक्स्ट एनाफेज के बाद वही क्रोमेटिड्स काम करेंगी, एक्ट करेंगी एज अ क्रोमोसोम, एज अ डॉटर क्रोमोसोम फॉर डॉटर सेल्स, ठीक है, एज अ क्रोमोसोम फॉर डॉटर सेल्स। तो उनकी वजह से ही वो ये जो 2n वाला नंबर है ना, ये 2n ही रह जाएगा। क्लियर। अभी हम बात करेंगे, अभी 10-15 मिनट में आप समझ जाओगे। तो 2n/2c और ये भी क्या हो जाएगा, 2n/2c। क्लियर बेटा। तो ये दो डॉटर सेल्स में इक्वेशनल डिवीजन हो कह गया। अच्छा, हम जो पेरेंट सेल लेके चले जरा देखो, उसका जेनेटिक कंटेंट भी कितना है, 2n/2c। तो क्योंकि पेरेंट सेल में भी 2n/2c और डॉटर सेल्स में भी 2n/2c है, इसीलिए माइटोसिस को क्या कह दिया, इक्वेशनल डिवीजन। अब बात कर लेते हैं मियोसिस की। मियोसिस में क्या हो जाएगा बेटा, यही सपोज सेल है 2n/4c और ये एंट्री ली किसमें, मियोसिस में। और मियोसिस में हमें पता है 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो सपोज ये पहले गई किसमें, मियोसिस 1 में। तो मियोसिस 1 में एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, 2 सेल। और एक्चुअल में यही है रिडक्शनल डिवीजन। ये जो मियोसिस 1 है ना, यही रिडक्शनल है। ओवरऑल हम मियोसिस को रिडक्शनल कह देते हैं, बट मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में जो मेन रिडक्शनल डिवीजन है वो कौन सा है, मियोसिस 1। क्लियर। तो यहीं पर ये जो एक्चुअल रिडक्शनल है ना, यहीं पर 2n/4c की जगह n/2c हो जाएगा, यानी कि आधे क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे और आधे एक सेल में। जब क्रोमोसोम ही गया तो डीएनए तो ऑटोमेटिक जाना है। तो मैं अगर 2n से इन सेल्स में nn भेज दे रही हूँ, nn भेज दे रही हूँ, तो ये 4c भी तो ऑटोमेटिक डिवाइड हो गया बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, 2c। ठीक है। अब ये कंडीशन यहां नहीं रुकेगी, क्यों नहीं रुकेगी, हैप्लॉइड सेल यहां बन गई, लेकिन ये अभी अनस्टेबल कंडीशन है। कैसे, मैंने आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाया कि बेटा आप एन समझ के चलो कि पेन है, क्रोमोसोम है, और सी क्या है, उसके अंदर का डीएनए, यानी कि उसके अंदर की रिफिल। तो क्या मुझे बताओ, एक पेन के अंदर एक रिफिल नॉर्मल कंडीशन है या एक पेन के अंदर 2 रिफिल नॉर्मल कंडीशन है? एक पेन के अंदर अगर 2 रिफिल होंगी तो क्या वो पेन फंक्शनली एक्टिव रह पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो सिमिलरली एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए का स्ट्रैंड है तो ही वो फंक्शनली एक्टिव है, अगर उसके अंदर 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है। तो क्योंकि ये चीज फंक्शनली एक्टिव नहीं है सेल के अंदर, तो उसको बैलेंस करने के लिए सेल में क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। और उस मियोसिस 2 में ये वाली सेल भी जब मियोसिस 2 में जाएगी तो एक सेल से 2 सेल बनाएगी। सिमिलरली ये सेल भी एक सेल से कितनी सेल बनाएगी बेटा, 2 सेल बनाएगी। तो ये बन गई 2 सेल और ये भी बन गई 2 सेल, यानी कि ओवरऑल जब ये मियोसिस 2 हुआ है तो इस मियोसिस 2 में एक 2 सेल से कितनी बन गई, 4 सेल। और अब ये पूरा प्रोसेस मियोसिस ही चल रहा है। ये जो मियोसिस 2 है ना, दिस इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस, यानी कि ये भी समवॉट इक्वेशनल डिवीजन ही है। इसमें भी क्या होगा बच्चे, एन एज इट इज रहने वाले हैं। भाई n/2 नहीं कर दोगे आप,
आधा क्रोमोसोम तोड़ के थोड़ी भेज दोगे डॉटर सेल में, एन का एन ही रहने वाला है। डिवीजन किसका होगा, इस डीएनए का, 2C का। तो ये जो 2C है ये डिवाइड हो जाएगा, ये एक एक सेल में C करके पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हर एक सेल के पास अब NY2C से क्या पहुंचा, NY-C, ठीक है। तो अब ये जो बैलेंस्ड कंडीशन है कि एक क्रोमोसोम नंबर है तो उसके साथ डीएनए भी कितना है, सिंगल। तो ये बन गई क्या, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है। ये बन गई 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो ये कंसेप्ट बेटा एकदम हमारे माइंड में ना बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज क्लियर है तो आप सेल डिवीजन के, इवन एंडोस्पर्म के क्वेश्चंस, मेगास्पोरोजेनेसिस के क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी कुछ अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां एक्सप्लेन कर दूंगी। ये पूरा जो चार्ट है वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि माइटोसिस में कैसे डीएनए और क्रोमोसोम डिवाइड कर रहे हैं और मियोसिस में कैसे डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। चलिए अब मूव करते हैं एक एक करके दोनों प्रोसेस के डिटेल्ड प्रोसेस में, यानी दोनों जो डिवीजन के डिटेल्ड प्रोसेस में। पहले स्टार्टिंग करेंगे माइटोसिस से, देन बात करेंगे मियोसिस की। आज की क्लास में हम सिर्फ माइटोसिस की बात करेंगे, ठीक है। चलो तो ये बना लो अच्छे से, और अब मैं अगली स्लाइड ऐड कर रही हूं। नेक्स्ट इज माइटोसिस। देखो माइटोसिस के लिए मैंने अभी अभी बताया कि माइटोसिस बेटा कैसा डिवीजन है, दिस इज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस में हमें पता है एक सेल से, एक पेरेंट सेल से क्या होने वाला है, 2 डॉटर सेल्स बनने वाली हैं, 2 डॉटर सेल्स बनने वाली हैं। और हमने देख लिया कि जो यहां पर क्रोमोसोम नंबर होता है, जो यहां क्रोमोसोम नंबर होता है एंड डीएनए कंटेंट होता है, वही सेम रहने वाला है कहां, इन डॉटर सेल्स। क्लियर, ये होने वाला है इसमें। अच्छा, ये जो माइटोसिस है जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन कह रहे हैं, ये कहां होती है, कौन सी सेल्स में होती है, तो इट अकर्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। देखो मियोसिस बेटा मैं बताऊंगी केवल डिप्लॉइड सेल में होगी, बट माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती है और डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी सेल में परफॉर्म हो सकती है। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल किसी में भी हो सकती है, प्लांट एनिमल कहीं भी हो सकती है। अच्छा, ये जो माइटोसिस है ना, इसके अंदर, ये मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था, एक बार और वापस से समझ लेते हैं कि अगर मैं बात कर रही हूँ माइटोसिस के स्टेप्स की, तो हमें पता है कि माइटोसिस में 2 मेजर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होगा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा स्टेप हो जाएगा बेटा साइटोकाइनेसिस। पहला स्टेप हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड स्टेप इज साइटोकाइनेसिस। देखो मैंने कल भी समझाया था आपको, कैरियो मतलब क्या, कैरियन वर्ड से, कैरियन मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो बेसिकली ना डिवाइड, टू डिवाइड है ना, तो कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस में साइटो मतलब बेसिकली सेल, और काइनेसिस अगेन क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो यहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करेगी, और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है। ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये अगेन 4 स्टेप्स में परफॉर्म होती है, हमने अभी अभी देखे थे। फर्स्ट इज प्रोफेज, सीक्वेंस याद रखना है बेटा, ओवरऑल सेल डिवीजन ही सीक्वेंशियल है, आप एक भी स्टेप इधर उधर नहीं कर सकते। प्रोफेज के बाद सेकंड स्टेप होगा मेटाफेज, थर्ड स्टेप इज एनाफेज, फोर्थ इज टेलोफेज, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस भी अलग अलग तरीके से होती है, एनिमल सेल में अलग तरीके से होगी, प्लांट सेल में अलग तरीके से होगी, उसकी हम बात कर लेंगे। अभी के लिए आप इतना ही लिखो। देखो दोनों प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं डिटेल में। पहले स्टार्ट करते हैं माइटोसिस के कौन से डिवीजन से, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन से। चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर ना 4 स्टेप्स होने वाले हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। एक चीज समझो बेटा, एक्चुअल में ना सेल में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई ऐसी मार्किंग नहीं है, कोई लाइन नहीं खींची हुई है कि यहाँ तक प्रोफेज है, यहाँ तक मेटाफेज, यहाँ तक एनाफेज और यहाँ तक टेलोफेज। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है सेल डिवीजन की, हमने अपनी सहूलियत के लिए उनको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में डिवाइड कर लिया, ठीक है।
तो सेल में तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब जो फेज थोड़ा बड़ा होता है ना, उसे भी हम अर्ली और लेट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे प्रोफेज थोड़ा बड़ा होता है तो उसे अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में डिवाइड कर कैटेगराइज करा दिया। मेटाफेज में भी एक ट्रांजिशन स्टेज दिखा दी, एक प्रॉपर मेटाफेज को समझा दिया, एनाफेज समझा दिया, टीलोफेज समझा दिया। मैं क्या करती हूँ, पहले ना आपको डायग्राम से सारी चीजें समझाती हूँ क्या हो रहा है, फिर उसके बाद डिटेल में थोड़ा थोड़ा जितना इंपॉर्टेंट होगा थ्योरी लिखेंगे साथ में। इतना तो मोटा मोटा सबको पता होगा बेटा कि प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम ना धागे जैसे होते हैं, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाता है, एक शेप्ड स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी, ईआर ये सब गायब होने लगेंगे। मेटाफेज में एक बात सबको याद होगी कि इक्वेटर पर आके क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं, एना में सेपरेट होंगे और टीलो में वो दो डिफरेंट न्यूक्लियस के अंदर एक सेल में पैक होने लगते हैं और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होने लगती है। ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू मैं मान के चल रही हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर है, नहीं भी क्लियर तो साथ साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले ना मैं डायग्राम्स ड्रॉ करती हूँ। अब डायग्राम्स को ना पहले हम बना के देखेंगे, फिर मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स से समझाऊंगी। तो मैं पहले कुछ सर्कल्स बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इसको मुझे ऊपर बनाना चाहिए था, यहां तक ठीक है, 5 और एक और 6 ठीक है बेटा। देखो अब ये क्या है, मैंने क्यों अलग अलग सर्कल बनाए हैं, इनमें मैं क्या बनाने वाली हूँ वो लिख देती हूँ। ये वाला जो सर्कल है ना, सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है अर्ली प्रोफेज को, क्या होगा उसमें अभी हम समझेंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा सपोज लेट प्रोफेज को, ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, प्रॉपर मेटाफेज नहीं है, जब प्रोफेज से सेल मेटाफेज में एंट्री ले रही है। ये है प्रॉपर मेटाफेज और ये रिप्रेजेंट करेगा एनाफेज को और ये रिप्रेजेंट करेगा सपोज टीलोफेज को। ठीक है, डन। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। देखो क्या होगा, जब सेल प्रोफेज में जाती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि भाई हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है, G2 के बाद सेल किस में जा चुकी है, एम फेज में। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, वो गायब होना स्टार्ट हो जाती है, पहला काम ही होता है। तो आपको अर्ली प्रोफेज में तो फिर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी, बट ये जो फेज है ना लेट प्रोफेज, इसमें आप देखो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काफी हद तक गायब हो चुकी है। देखो पूरी गायब नहीं हुई है, काफी हद तक गायब हो चुकी है। और मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटाफेज की मार्किंग कहां से हम मानते हैं, कहां से मानते हैं कि भाई अब प्रोफेज खत्म हो गया, मेटाफेज शुरू हो गया। तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, कंप्लीट डिसअपियरेंस, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो जाती है, हम मान लेते हैं क्या स्टार्ट हो चुका है, मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है। तो प्रोफेज मेटाफेज में ये करता, अब जब मेटा में गायब हो गई तो आगे तो बनेगी। क्लियर, तो ये हो गया, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा सेम कहानी बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही न्यूक्लियोलस की भी है, कि यहां तो फिर भी न्यूक्लियोलस दिखाई देता है, यहां ऑलमोस्ट गायब हो गया और फिर मेटा में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ऑर्गेनल्स में भी जो ईआर, गोल्गी ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनल्स हैं वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, बाद में दोबारा फॉर्म होंगे, तो वो भी गायब हो जाएंगे, मैं थ्योरी में लिख दूंगी। अब अगला काम क्या होगा, क्रोमोसोम्स की बात समझो। अच्छा क्रोमोसोम पर आने से पहले ना मैं वो भी बना देती हूँ, क्या, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स है ना। तो जो सेंट्रोसोम्स का पेयर है ना, वो भी अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, वो भी अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। क्लियर, यहां भी आते आते ये भी कहां जा चुका होगा, थोड़ा आगे बढ़ा के बना देंगे, ऐसे 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं ना, ये मैंने पढ़ाया था। और यहाँ छोटे छोटे एस्ट्रल रेज इसमें से निकलने लगेंगे, यानी कि एस्टर्स बनने लगे। देखो यहाँ नहीं है, यहाँ बनने लगे। ठीक है, और आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, एस्टर्स बन गए और आगे मूव करते जा रहे हैं। मेटाफेज में जाते जाते ये एज अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके होंगे, और इनमें से कंप्लीट इस तरीके से एस्टर्स निकल रहे हैं, और भी निकलेंगे, अभी पूरा स्पिंडल एपरेटस बन चुका होगा, बात करेंगे।
क्लियर, वहां तक पहुंच जाते हैं अपोजिट पोल्स पर। अब डीएनए क्रोमोसोम्स को देखो, क्रोमोसोम मैं अलग कलर से बना लेती हूँ, सपोज मैं 2 क्रोमोसोम्स के साथ समझा रही हूँ, एनसीईआरटी में भी वैसे ही समझाया है कि 46 को तो एक साथ बना के नहीं समझाया जा सकता ना, 2 क्रोमोसोम की हेल्प से समझते हैं। और हमें पता है वी आर डिप्लॉयड, हमारे पास होमोलोगस पेयर्स प्रेजेंट है, यानी क्रोमोसोम 1 की भी 2 कॉपी है और 2 की भी 2 कॉपी है। तो क्या क्या होता है बेटा, ये जो पहली वाली स्टेज है ना, अर्ली प्रोफेज, इसको स्पाइरीम स्टेज भी कह देते हैं। स्पाइरीम स्टेज क्यों कह देते हैं इसको, क्योंकि ऐसा लगता है क्रोमोसोम्स ना एक बॉल ऑफ वूल, ऊन के गोले जैसे दिखाई देते हैं, धागे धागे जैसे ही है, अभी क्रोमेटिन से थोड़ा कंडेंस होना स्टार्ट हुए और वो न्यूक्लियर एनवेलप के आसपास ही है। सपोज मैंने बना दिया, ये एक क्रोमोसोम है ऐसे, है ना, ये एक दूसरा इसी का होमोलोगस पेयर है, और दूसरे कलर से बना देती हूँ, ये एक क्रोमोसोम है और एक कहीं भी यहां पर बना दो, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है। क्लियर, ऐसे मैंने 4 ही लिए हैं। अभी क्या होगा, लेट प्रोफेज तक आते आते ये क्रोमोसोम थोड़े और कंडेंस हो जाएंगे कि इसको इस फॉर्म में ऐसे दिखाई देने लगे। ठीक है, सेम ग्रीन को भी मैं ऐसे ही बना देती हूँ कि ये वाला ग्रीन भी थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है और ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है। क्लियर, ऐसी कंडीशन बन गई, डन, ये कंडीशन बन जाती है। अब ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या होगा कि ये जो एस्टर्स है ना, देखो जब सेंट्रोजोम से क्या निकलने लगे, स्पिंडल फाइबर्स निकलने लगे, तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड एस्टर। एस्टर मतलब स्टार जैसा, स्टार लाइक, ठीक है, ये स्टार लाइक। अब इन एस्टर्स के देखो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो चुका है, इन एस्टर्स से बड़े बड़े स्पिंडल फाइबर्स भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, बड़े बड़े स्पिंडल फाइबर्स भी कुछ एक निकलेंगे दोनों डायरेक्शन में, और इनके साथ ही अटैच हो जाएंगे क्या, ये क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के कौन से रीजन के साथ, याद आ गया, काइनेटोकोर के साथ, है ना, जो प्रोटीन की डिस्क थी। तो वैसे ही यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे बेटा। तो मैं ना यहाँ पर चारों क्रोमोसोम आप किसी भी मैनर में बना सकते, ग्रीन इधर बना दिया और एक ग्रीन को इधर पहुंचा दिया, सिमिलरली एक ब्लू को मैं इधर बना देती हूँ, है ना, और एक ब्लू को मैं इधर बना देती हूँ। क्लियर बेटा, इधर बना देती हूँ। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे बाइंड कर देंगे, लेकिन देखो ये दोनों तरफ से बाइंड होना चाहिए ऐसे, क्योंकि एनाफेज में सी की स्प्लिटिंग हो रही है। अब ये दिख रहा है ना ऊपर नीचे, इक्वेटर पर अरेंज नहीं है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। अच्छा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ना, दिस इज माइटोटिक एपेरेटस। माइटोटिक एपेरेटस मैं लिख दूंगी, माइटोटिक एपेरेटस किसको कह रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ नहीं है बेटा, ये एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर्स के कॉम्बिनेशन को, एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स दोनों को मिला के एक साथ हम कह रहे हैं माइटोटिक एपेरेटस। अब मेटाफेज की ये पहचान होती है कि ये जो इधर उधर है ना, ये सब आके अलाइन हो जाता है इक्वेटर पर। तो वही कर दो। अब देखो मैं एकदम स्ट्रेट लाइन में बनाऊंगी, सबसे पहले ना क्रोमोसोम ही बना लेते हैं। मैंने वो सबसे पहले ब्लू को लिया है ना, और फिर ग्रीन फिर ब्लू, तो ये ग्रीन एक मैं इधर बना देती हूँ, एक ग्रीन इधर बना देती हूँ, एक ब्लू इधर और एक ब्लू इधर, ठीक है, एक ब्लू इधर। अब देखो ये सब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आके अलाइन हो गए। बस यही कहते हैं कि इक्वेटर पर आके, ये है इक्वेटर, इस पर आके क्रोमोसोम्स जो है ना वो अलाइन हो गए। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, एस्टर्स, ठीक है, सेंट्रियोल्स। अच्छा, प्लांट्स में ये नहीं होंगे। अच्छा, अब जो एक्स्ट्रा बेटा स्पिंडल फाइबर्स थे ना, वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। जैसे मैंने ट्रांजिशन में तो बहुत सारे एक्स्ट्रा बना दिए, यहां नहीं बनाऊंगी एक्स्ट्रा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो होंगे ना वो अब डिसइंटीग्रेट कर चुके होंगे, अब बस जरूरत वाले होंगे, और या उसके अलावा ये छोटे छोटे बस एंड पर होंगे, जो बड़े स्पिंडल एपरेटस से वो गायब हो चुके। अब एनाफेज में क्या होगा, अच्छा एक चीज और जो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, और आपने नोटिस भी कर ली होगी, मैं बस बनाती जा रही थी, वो ये है कि क्रोमोसोम को मुझे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो बना लेती हूँ, क्योंकि मैं स्प्लिट करके डॉटर, देखो ये भी क्रोमोसोम है, बट क्योंकि मुझे माइटोसिस समझाना, और माइटोसिस में प्रॉपर डबल आर्म्स के साथ ही सेपरेशन दिखा पाओगे, तो वैसे बनाना पड़ेगा। ब्लू है ना ये, तो इसको मैं ना ऐसे दिखा देती हूँ, थोड़ा सा डबल लेयर में, धागे धागे जैसे, ऐसे, लाइक दिस, सिमिलरली लाइक दिस। ठीक है बेटा, अब ग्रीन कलर के मार्कर का काम पूरा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डबल डबल कर लेते हैं।
अब देखो एनाफेज में क्या होगा कि ये जो इक्वेटर पर आके अरेंज हो गए हैं क्रोमोसोम्स, और ये कहां पर आके अटैच हुआ है, ये प्रोटीन का डिस्क जो थी ना, जो मैंने बताया था आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में काइनेटोकोर जो रीजन है उसके साथ आके जुड़े हैं। ये जो पर्पल डॉट बना रही हूँ ये क्या है, ये काइनेटोकोर है ना, चाहो तो आप लेबलिंग कर लो यहाँ पर। ये किससे आके जुड़े, सेंट्रोमियर से नहीं जुड़े, सेंट्रोमियर के ऊपर जो काइनेटोकोर प्रेजेंट है ना, काइनेटोकोर की डिस्क जो प्रेजेंट है उससे आके जुड़े। अब एनाफेज में क्या होगा बेटा, इनका सेपरेशन। जो दो क्रोमेटिड्स है ना, देखो ये दो क्रोमेटिड्स हैं, अभी ये क्या है, दोनों स्ट्रक्चर्स, ये दो क्रोमेटिड्स हैं, अभी ये दो क्रोमेटिड्स हैं। अब यही जो दो क्रोमेटिड्स है ना अभी के समय इस क्रोमोसोम में, ये जब सेपरेट हो जाएंगे ना फेज में, तो दे विल बिहेव एज क्रोमोसोम फॉर नेक्स्ट डॉटर सेल। ठीक है, ये क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेंगी। अच्छा, ये जो स्टेज है ना मेटाफेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ जब सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज होते हैं तो इस स्टेज को बेस्ट स्टेज माना जाता है टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, पीवाईक्यू है, मोर देन 1 टाइम पूछा जा चुका है कि मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए कौन सी स्टेज सबसे बेटर होती है, तो मेटाफेज होती है। यहाँ क्रोमोसोम नंबर बहुत अच्छे से स्टडी किया जा सकता है, स्पेशली क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो ये जो मैं लिखूंगी थ्योरी के पॉइंट्स में सबके पॉइंट लिखूंगी, अभी सिर्फ डायग्राम से समझा रही हूँ। तो यहाँ हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। एनाफेज में क्या होगा, शॉर्टनिंग होने लगेगी, शॉर्टनिंग होने लगेगी किसकी, स्पिंडल फाइबर्स की, और ये जो क्रोमोसोम है ये दो में स्प्लिट होगा और ये क्रोमेटिड अब अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, और ये अब क्रोमेटिड नहीं है, अब ये क्रोमोसोम्स हो गए डॉटर सेल के लिए। ठीक है, तो बना लेते हैं बेटा। अब हम एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे, यहाँ छोटे छोटे बना सकते हैं, इसके अलावा और एक्स्ट्रा स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये 4 हैं, अब इनमें बना दीजिए फटाफट से। ग्रीन बना मार्कर मैंने लिया है, तो पहले ये ग्रीन। अच्छा, इसको भी ना और अच्छे से बनाओ कि इसकी जो आर्म्स होती है वो इस तरीके से होंगी, ऐसे। सेम इधर भी। ये क्यों बना रही हूं मैं ऐसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले वाले को मैंने क्यों मिटा दिया, मतलब ऐसे स्ट्रेट स्ट्रक्चर ना बना के मैं जानबूझ के इसको इस टाइप का बना रही हूँ, अभी समझाऊंगी। ये एक क्वेश्चन है डायरेक्ट, लाइक दिस, ऐसे। क्या होने लगा बेटा, क्रोमोसोम्स की पहली बात स्प्लिटिंग हो गई, और ये जो क्रोमेटिड है ना, वो अब यही सेम क्रोमेटिड बिहेव कर रही है किसकी तरह, डॉटर क्रोमोसोम की तरह। अब ये क्रोमेटिड नहीं है, अब ये क्या है, क्रोमोसोम है, इसके अंदर एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये है। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के ऐसे बनाए, स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, क्योंकि एनाफेज को कंसीडर किया जाता है बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है और उसके सेंट्रोमियर को पकड़ के खींचा जा रहा है स्पिंडल फाइबर के थ्रू, तो उसकी दोनों आर्म्स, पी और आर्म जो है वो नीचे की तरफ है, तो उसकी जो भी शेप होगी, वी शेप होंगे, एल शेप होंगे, जे शेप होंगे, वो बहुत क्लियर दिखाई देगी। तो ये एनाफेज ही बेस्ट स्टेज मानी जाती है टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम। देखो, शेप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी, लेकिन अगर आपसे मॉर्फोलॉजी शब्द पूछा जाएगा तो आपका आंसर एनाफेज नहीं होगा, मेटाफेज होगा, और स्पेसिफिकली शेप पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, एनाफेज होगा। अब टीलोफेज में क्या होगा, मैं लिखूंगी नहीं कुछ भी, अभी यहाँ पर प्रॉपर थ्योरी में बात करेंगे। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में पहली बात तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या गायब हुई थी ना प्रोफेज में, वो दोबारा रीअपियर होने लगेगी, रीअपियर होने लगेगी, दो न्यूक्लियस जैसे सेल के अंदर दिखाई देंगे, और इसको डाइकैरियोन स्टेज कह भी देते हैं, क्योंकि एक सेल में आपको दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, तो डाइकैरियोन स्टेज होती है। अब सेंट्रियोल कहीं वापस से, सेंट्रोसोम जो है वो कहीं साइटोप्लाज्म में जा चुके हैं, इनका अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियोलस भी आने लगे, न्यूक्लियोलस भी आने लगे, और ये जो क्रोमोसोम अभी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब प्रॉपर कंडेंसेशन वाली फॉर्म में है, अब ये दोबारा डीकंडेंस होकर अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे और ये फिर से क्रोमेटिन बन जाएंगे, फिर से क्रोमेटिन बन जाएंगे, यानी कि ऐसे आप दो ग्रीन कलर के और दो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। ये वापस से अपनी आइडेंटिटी लूज करने लगे, ऐसे रैंडम कहीं भी बना दो, ये हो गए। तो ये स्टेज हो गई। अब इसके बाद क्या होगी बेटा, साइटोकाइनेसिस, यानी कि टीलोफेज के बाद सेल कॉन्स्ट्रक्शन होगा। अगर एनिमल सेल है तो सेल फरो मेथड से, प्लांट सेल है तो सेल प्लेट मेथड से सेल डिवीजन होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। हमने क्या समझा कि प्रोफेज में न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस गायब होना स्टार्ट हो रहा है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है,
और अभी क्रोमोसोम धागे जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो स्पाइरिंग स्टेज भी कह देते हैं। एंड आते आते प्रोफेज का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगभग गायब है, बट पूरी गायब नहीं है। जैसे ही पूरी गायब होगी हम उसे मेटाफेज कहने लगेंगे। क्रोमोसोम थोड़े और मोटे हो गए, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मेटाफेज में यहाँ इस इक्वेटर पर आके अरेंज होंगे, लेकिन आने से पहले की जो बीच की स्टेज है उसे ट्रांजिशन स्टेज कह दिया कि स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर बन चुके, स्पिंडल एपरेटस बन चुका है, क्रोमोसोम इक्वेटर पर आने की कोशिश कर रहे हैं। मेटा में वो आ चुके, एना में वो हाफ हाफ होकर डिवाइड होने लगे, और ये जो क्रोमेटिड्स थी वो डॉटर क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रही हैं, और टीलोफेज में वो दो सेपरेट न्यूक्लियस के अंदर पैक हो गई। क्लियर? अब यही सेम चीज आप इधर देखो, एनसीईआरटी के डायग्राम से समझो। एनसीईआरटी के डायग्राम से सेम बात समझिए। अर्ली प्रोफेज में हमने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती जा रही है, क्रोमोसोम अभी कहाँ अटैच है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही। फिर देखो यहाँ बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और क्रोमोसोम आपको देखो यहाँ जो धागे जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, अब वो बेटा कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में दिखाई देना। अब वो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देना है। जरा आप अपनी बुक भी खोल लो अगर ये यहाँ क्लियर नहीं है तो। दो लाइंस क्लियर दिखाई दे रही है। फिर हमने देखा ट्रांजिशन में वो इधर उधर है, और काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ स्पिंडल फाइबर बन चुके। ये बिल्कुल इक्वेटर पर आके अरेंज हो गए। एनाफेज में हाफ हाफ होकर डिवाइड होने लगे, और टीलोफेज में दो अलग अलग पैक हो गए। एंड दिस इज इंटरफेज। इंटरफेज मतलब यहाँ पर क्या कंप्लीट हो चुकी है? साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है। दो सेल में ये डिवाइड हो चुका है। हम डिटेल में पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। अब मैं आपको ना हर एक स्टेप का छोटा छोटा पॉइंट जो है ना, दो दो तीन तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है उनको लिख देती हूँ। साइटोकाइनेसिस पढ़ाने से पहले ये लिख देती हूँ। देखो, पहले लिखेंगे प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर लिखेंगे क्या होता है। पहला चेंज क्या होने लगा है कि यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होने लगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर, गायब होने लगे, स्टार्ट्स टू डिसअपियर। ठीक है। दूसरा ER organelles like ER and Golgi also disappears। ठीक है, वो भी गायब होने लगते हैं। तीसरा पॉइंट कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं, सेंट्रियोल्स स्टार्ट्स टू मूव, कहां मूव करने लगे? टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ठीक है, अपोजिट पोल्स, एंड रेडिएट्स स्पिंडल फाइबर्स at end of prophase। ठीक है, and now we call them esters। now we call them esters। अब हम उन्हें क्या कह रहे हैं? esters, स्टार लाइक। ठीक है। नेक्स्ट, chromatin gets condense and form chromosome। ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंस होने लगा और क्या बनाने लगा? क्रोमोसोम। ठीक है, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? दिस स्टेज इज कॉल्ड स्पाइरीम स्टेज। ठीक है, क्यों कह रहे हैं स्पाइरीम स्टेज? क्योंकि यहाँ क्रोमेटिन जो है ना वो कैसा है? क्रोमेटिन अपीयर्स लाइक बॉल ऑफ वूल। क्लियर बेटा? एक चीज और आप इसमें लिख सकते हो कि प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं है, तो इन प्लांट्स माइटोसिस इज एनेस्ट्रल। एनेस्ट्रल मतलब वहां एस्ट्रल नहीं, एस्टर्स नहीं है, वहां एस्टर्स एब्सेंट हैं। ठीक है, और जबकि एनिमल्स में कैसी है यही प्रोसेस? माइटोसिस इज एम्फीएस्ट्रल, मतलब यहां पर 2 एस्टर्स प्रेजेंट। ठीक है बेटा,
एम्फिएस्ट्रल। दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेज। मैं डायग्राम से समझाई चुकी हूँ। अब और छोटे छोटे एक दो पॉइंट है मेटाफेज और एनाफेज के बारे में। सेकंड लिखेंगे मेटाफेज। मेटाफेज में पहला पॉइंट लिखेंगे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, जानबूझ के मैं आपको नोट्स दे रही हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। इस डायरेक्ट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है बेटा ये, बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रांजिशन टू मेटाफेज mitotic apparatus get formed. Gets formed. अब माइटोटिक एपेरेटस क्या है, वो भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, तो लिख लो, कभी नहीं भूलोगे। माइटोटिक एपेरेटस क्या है बेटा, माइटोटिक एपेरेटस इक्वल्स टू एस्टर्स। एस्टर्स हमने समझा ना, सेंट्रियोल जहां से छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, प्लस स्पिंडल फाइबर्स, लॉन्ग स्पिंडल फाइबर्स, बस। ठीक है। तीसरा क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर्स गेट्स अटैच्ड ऑन kinetochore of centromere and align all chromosomes onto इक्वेटर, या इक्वेटोरियल प्लेट भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट भी लिख सकते हो, उसी स्ट्रक्चर को इक्वेटोरियल प्लेट भी कह देते हैं। कितनी इक्वेटोरियल प्लेट बनी, सिंगल। अब सिंगल डबल क्या है, वो माइटोसिस में और अच्छे से क्लियर होगा, वहां होमोलोगस पेयर आके लाइन होंगे तो वो डबल इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी। ठीक है, तो बस इतना ही है बेटा, दिस इज मेटाफेज। अब एनाफेज के और टीलोफेज के एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। थर्ड लिखेंगे एनाफेज। एनाफेज में लिख लो, यहां क्या होता है, शॉर्टनिंग होती है। तो ड्यू टू, पहला पॉइंट लिखिए, ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ spindle fibers, due to shortening of spindle fibers, chromosomes gets split from their centromere and starts to move centromere and its chromatids, जो अभी क्या है, नाउ डॉटर क्रोमोसोम्स। जरूरी है बेटा लिखना, अभी वो डॉटर क्रोमोसोम, अभी वो क्रोमेटेड नहीं है। starts to move towards opposite poles। ठीक है, अपोजिट पोल्स ये मूव करने लगेंगे। अच्छा, मेटाफेज में हमने वो नहीं लिखा कि बेस्ट स्टेज है मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए, लिख लो। दिस स्टेज is considered best to study morphology, especially number। मॉर्फोलॉजी के अंदर भी क्या, नंबर। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, साइज नंबर है ना, नंबर है, साइज है, ये सब ये हो जाए। मॉर्फोलॉजी समझने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज यहां पर लिख लेंगे, दिस स्टेज इज कंसिडर्ड
best to study shape of chromosome, shape of chromosomes. ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात कर लेंगे हम फोर्थ स्टेज यानी कि टेलोफेज की। टेलो मतलब होता है एंड बेटा, तो यहां पर ये हो जाएगा दिस रिप्रेजेंट एंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। यहां क्या हो चुका, क्रोमोसोम्स गेट्स रीच्ड टू देयर अपोजिट पोल्स। ठीक है, दूसरा माइटोटिक एपरेटस डिसइंटीग्रेट्स, अब नहीं दिखाई देगा। तीसरा यहां पर क्या होगा, अपीयरेंस होने लगेगा, रीअपीयरेंस लिख लो, रीअपीयरेंस ऑफ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है बोरिंग हो रहा होगा बट आपके लिए नहीं होगा क्योंकि आप तो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं लिखती जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे साथ साथ लिखोगे तो भी मजा आएगा। रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एंड even organelles like ER and Golgi। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हो कि दिस इज डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन स्टेज मतलब यहां पर क्या हो रहा है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 न्यूक्लियस पर सेल। यहां अगेन क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे और वापस से बन जाएंगे क्या, क्रोमेटिन। मतलब क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, और यहीं पर कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ ही साइटोकाइनेसिस की स्टार्टिंग हो चुकी। तो दिस इज ऑल अबाउट कैरियोकाइनेसिस। अब छोटा सा टॉपिक और है इसमें, साइटोकाइनेसिस। देखो साइटोकाइनेसिस जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, ये क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है, एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है, दोनों को समझा देती हूँ। साइटोकाइनेसिस सपोज मैं यहां बात कर रही हूँ इन एनिमल्स और यहां बात कर रही हूं मैं सपोज इन प्लांट्स। तो पहले तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो लिखो, यहां कैसे होता है, बाई सेल फरो मेथड। अभी क्या है फरो मेथड भी समझाती हूँ, या कई बार क्लीवेज मेथड भी लिखा होता है बेटा। और यहां पर लिख लो, यहां कैसे होता है, बाई सेल प्लेट मेथड, डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरा, ये जो सेल फरो फॉर्मेशन होता है ये होता है सेंट्रीपीटल मैनर में, अभी समझाऊंगी सेंट्रीपीटल सेंट्रीफ्यूगल क्या, और ये होगा सेंट्रीफ्यूगल मैनर। देखो कैसे होता है समझो, ये बेटा एक सेल थी, ये एक सेल थी और इसमें अभी टीलोफेज होके चुका है, यानी कि इसमें 2 न्यूक्लियस हैं। सेंट्रियोल्स अब अपोजिट पोल पे जाकर साइटोप्लाज्म में यहाँ कहीं पहुंच चुके हैं। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल था ना, क्योंकि वो भी अपनी आइडेंटिटी ना लूज कर चुका है, तो आप थोड़ा बहुत ग्रीन और थोड़ा बहुत ना ऐसे ब्लू मिक्स बना सकते हो। सॉरी, ऐसे क्रॉस मत करवाइए, इस तरीके से कहीं भी ऐसे बना दो रैंडम। क्लियर, ऐसा स्टेज है। अब क्या होगा, जब इसमें साइटोकाइनेसिस होगी तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाएंगे पेरिफेरी से, यानी कि साइटोप्लाज्म इस तरीके से अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगेगा लाइक दिस। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैंने आपको नॉट माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था ना साइटोस्केलेटन में सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट, तो यह माइक्रोफिलामेंट्स की रिंग बनने लगती है, उसके कारण होने लगता है। तो यहाँ क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, लाइक ऐसे। ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका हुआ है, इनके अंदर 2 न्यूक्लियस तो हैं ही। ठीक, लाइक दिस ऐसे।
ये क्यों हुआ है? पहली बात तो आप देख रहे हो कि फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर जा रहा है, पेरीफेरी टू सेंटर जा रहा है, इसीलिए कहा इसको सेंट्रीपीटल, इसके बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। दूसरा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को कह देते हैं फरो या ग्रूव, यही है फरो या ग्रूव। और ये क्यों, किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, उनकी रिंग होती है और वो इसमें मदद करती है। बस यही है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स, कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, एक सेल से दो सेल्स बन रही हैं। अब ये टीलोफेज वाली सेल थी, इससे दो डॉटर सेल बनी। कैसे बनी? पेरीफेरी से कॉन्स्ट्रक्शन शुरू हुए, फरो बनना स्टार्ट हुई। क्यों बनी? क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स की रिंग यहाँ बन जाती है, वो मदद करते हैं और एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाती है। प्लांट्स में क्या होता है बेटा? प्लांट्स में सपोज ये वाली एक सेल थी और इस सेल के अंदर यहाँ पर सेल वॉल है, प्लांट्स है ना, तो प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो सेल वॉल प्रेजेंट है ना, इसीलिए यहाँ पर फरो फॉर्मेशन संभव नहीं है, ठीक है। तो सपोज यहाँ ये डाइकैरियन कंडीशन है, दो न्यूक्लियस है, मैं जेनेटिक मटेरियल सेम बना देती हूँ, यहाँ जेनेटिक मटेरियल सेम बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं दो ग्रीन थ्रेड और यहाँ बना देते हैं इसी के अंदर दो ब्लू थ्रेड, लाइक दिस। अभी क्या होगा? यहाँ सेंटर में से सेंट्रीफ्यूगल है ना, तो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाएगी, यानी कि यहाँ कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगेगा। ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, मैं बड़ा रफ डायग्राम बना रही हूँ बेटा। तो यहाँ सेंटर में से एक स्ट्रक्चर बनने लगेगा जिसे हम कह देते हैं सेल प्लेट, जो फ्रेगमोप्लास्ट से बनती है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? रेमनेंट्स यानी कि रिमेन्स ऑफ गोल्गी एंड ईआर, ठीक है। फिर ये सेल प्लेट से बनता है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला से बनती है, मतलब सेल प्लेट से बनेगा मिडिल लैमेला, फिर मिडिल लैमेला से बन जाती है बेटा नई सेल वॉल। ये एक अलग टॉपिक है, बट यहीं पर ऐसे समझ लो, मिडिल लैमेला से बन जाती है नई सेल वॉल, और ये आगे बढ़ता जाएगा स्ट्रक्चर, और फाइनली क्या होगा? एक सेल से दो सेल बन जाती हैं, लाइक दिस। ऐसे बढ़ता जाता है इस डायरेक्शन में, और एक सेल से कितनी सेल बन जाती हैं? दो सेल बन जाती है। एक सेल से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, ऐसे दो सेल्स बन जाएंगे, क्लियर? ऐसे। और जेनेटिक मटेरियल आप इनके अंदर दिखा दो। अच्छा, एक काम करते हैं, डॉट्स की जगह अपन ना यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल बना देंगे। ओके, ठीक है, ऐसे बन जाएंगे तो टोटल सेल। तो बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया मोटा मोटा, कि साइटोकाइनेसिस में बेसिकली साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, टीलोफेज के बाद सेल साइटोकाइनेसिस में जा रही है, एक सेल से दो सेल बन रही है। एनिमल्स में वो सेल फरो मेथड से हो रहा है, पेरीफेरी से सेल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है और अंदर की तरफ जा रही है, क्लियर? क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स। और प्लांट्स में वही चीज क्या हो रही है? सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जा रही है, यानी कि यहाँ सेल प्लेट मेथड से होता है, ये सेल प्लेट मेथड से होता है। सेल प्लेट प्रिकर्सर मानी जाती है मिडिल लैमेला के लिए, और मिडिल लैमेला प्रिकर्सर माना जाता है सेल वॉल के लिए। सेल प्लेट क्या है? बेसिकली फ्रेगमोप्लास्ट से मिलकर बनी है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? रेमिनेंट्स ऑफ गोल्गी एंड ईआर। फ्रेगमोप्लास्ट कुछ कुछ टुकड़े टुकड़े गोल्गी और ईआर के रह जाते हैं, वो पैक्टिन्स रिलीज करना शुरू करते हैं, फिर उससे बनने लगती है सेल प्लेट सेंटर में। फिर क्या होता है कि जब उसके ऊपर आके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस भी जुड़ने लगते हैं, तो वो बनने लगता है मिडिल लैमेला। कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, याद करो सेल में पढ़ाया था। फिर मिडिल लैमेला के ऊपर जब और डिपोजिशंस होने लगेंगे, तो वो बनने लगेगी प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। तो इस तरीके से एनिमल्स, प्लांट सेल भी डिवाइड कर जाएगी। तो प्लांट सेल में सेल का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर रहा है सेंटर से, जबकि एनिमल सेल में वो डिवाइड करना कर रहा है स्टार्ट पेरीफेरी से, क्लियर? तो इसके साथ ही बेटा यहाँ माइटोसिस कंप्लीट हुई। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, 2 मिनट में स्कोर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके साथ ही माइटोसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? देखो माइटोसिस जो है ना, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस हो जाएगा? माइटोसिस का सिग्निफिकेंस ग्रोथ में है, रिपेयर में है, रिप्रोडक्शन में है, रीजनरेशन में है, ठीक है, इन सारी चीजों में है। चलो लिख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में पहला लिख लेंगे ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ में है। दूसरा लिख लेंगे रिपेयर, बॉडी का रिपेयर एंड रीजनरेशन।
रिपेयर एंड रीजनरेशन, तीसरा लिख लेंगे रिप्रोडक्शन, फोर्थ लिख देंगे बेटा जेनेटिक स्टेबिलिटी, अभी सब समझाऊंगी भी, डोंट वरी, 1 मिनट में मैं अभी समझाती हूँ। जेनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है, इसको मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर भी लिख लो। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, और आप लिख सकते हो मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज भी लिख सकते हो। देखो बॉडी ग्रो कर रही है, 1 सेल से 2 सेल बन रही है, 2 से 4, 4 से 8, प्लांट है, एनिमल है, उसकी बॉडी में नई सेल्स जुड़ रही हैं, बॉडी ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ द माइटोसिस। मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है, एक बार डिवाइड होने के बाद डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बन जाती है, फिर वो गैमीट्स की तरह काम करती है एंड देन वो रिप्रोडक्शन में जाइगोट बना के फिर आगे बढ़ती है कहानी, लेकिन बॉडी की ग्रोथ में नहीं। बॉडी की ग्रोथ जो है वो किससे हो रही है? माइटोसिस से हो रही है। दूसरा, कहीं कोई घाव हो गया, रिपेयर होना है, स्किन भी आपने देखो हट गई फिर दोबारा आ रही है, तो रिपेयर एंड रीजनरेशन भी किसके थ्रू होता है? माइटोसिस के थ्रू होगा। रिप्रोडक्शन में भी हैप्लॉइड मतलब डिप्लॉइड गैमीट्स बनने हैं या जाइगोट बन गया, एक बार जाइगोट बनने के बाद जब सेल आगे डिवाइड कर रही है, एम्ब्रियो बना रही है, तो अगेन माइटोसिस से हो रहा है। स्टेबिलिटी देखो, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट कौन रख रहा है? अगर हर सेल में क्रोमोसोम आधे ही होते चले जाते तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते ना। तो क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने का काम भी किसका है? माइटोसिस का। इसके अलावा सेल का साइज मेंटेन करके रख रही है ना, मतलब अगर सेल में थोड़ा भी साइज गड़बड़ हो रहा है, वीएन बाई वीसी चेंज हो रहा है, तो तुरंत सेल डिवीजन हो रहा है। तो ये सारा इंपॉर्टेंस हो गया किसका? सिग्निफिकेंस हो गया बेटा माइटोसिस का। तो इसके साथ ही ये कंप्लीट हुआ चैप्टर आपका। अगर आपको लग रहा है कि मैम माइटोसिस में कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे ये माइटोटिक पॉइजन्स क्या होते हैं, मेरे दिमाग में इंस्टेंट क्लिक कर गया। माइटोटिक पॉइजन्स बेटा 2 चीजें होती हैं, माइटोजेंस और माइटोटिक पॉइजन्स। चलो लिख देती हूँ, 2 चीजें हैं, एक्स्ट्रा नोट करके लिख लो। ओहो, एक लिख लो माइटोजेंस और एक वर्ड होता है माइटोटिक पॉइजन्स। और भी आपको लग रहा है कि मैम कुछ छूट गया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूंगी। माइटोजेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एजेंट, सब्सटेंस विच इंक्रीज सेल डिवीजन, ठीक है, या माइटोसिस। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सिन है, इंसुलिन है, ये ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स होते हैं, और साइटोकाइनिन है, जिब्बेरेलिन है, ये सब ऐसे हॉर्मोन्स हैं प्लांट एनिमल के जो कहीं ना कहीं सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। माइटोटिक पॉइजन क्या हो जाएंगे? दो सब्सटेंस विच इनहिबिट सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन को रोकेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, इनहिबिट सेल डिवीजन। जैसे कि साइनाइड है, अजाइड है, पॉइजन्स हैं बेसिकली बेटा, सेल डिवीजन छोड़ो जिंदगी रुक जाएगी, एटसेट्रा, ये सब है। मस्टर्ड गैस है इवन, मस्टर्ड गैस लिख लो, मस्टर्ड गैस एटसेट्रा। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। इसके साथ ही बेटा माइटोसिस कंप्लीट हुई। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। अब बचा आपका मियोसिस, रिडक्शन, डिवीजन। आज हमने 2 चीजें पढ़ी, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल एंड माइटोसिस। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हमने सब कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में मिलते हैं मियोसिस के साथ, ठीक है? चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।